गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह। पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वेस्टर्न थिंकर हैं उनका थर्ड पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियो हैं, लेकिन उसमें हमने सब कुछ समराइज करने का कोशिश की है जो कि आपके सिलेबस में है। और आज ये थर्ड पार्ट है, यहीं पर एंड हो जाएगा। और मुझे यहाँ से पूरी उम्मीद ही नहीं है, बल्कि मैं 101% कह रही हूँ कि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न थिंकर के जो 3 पार्ट दिए हैं इनमें से। और शर्त ये है कि आप जो है पूरा फोकस्ड होकर के सुनेंगे मुझे, यानी कि मैं जो लिख रही हूँ वो तो दिख ही रहा है आपको, जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान देंगे। यदि आपके लिए नया है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, यदि नया नहीं है, आपको आता है, तो ये आपका रिवीजन है। ठीक है, तो आप जो है लिखने पर भी और सुनने पर भी, दोनों, जो देखने में और सुनने में, दोनों में फोकस रखेंगे। और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन जो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्लेटो को आदर्श राज्य की स्थापना के लिए निमंत्रण दिया? किसने दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, एथेंस, स्पार्टा, सिसिली या उपर्युक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिसिली। ठीक है, सिसिली क्या है? जो सिसिली की राजधानी सिराक्यूज थी, सिराक्यूज कभी ये भी पूछ ले तो सिराक्यूज ऑप्शन आता है तो भी आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं लिख रही हूँ सिराक्यूज। इसी सिराक्यूज के शासक ने इनको, प्लेटो को जो है आदर्श राज्य की स्थापना के लिए बुलाया था। और इस शासक का क्या नाम था? डायनोसियस। शासक कौन था? डायनोसियस, ये जो है शासक का नाम था। देखो, प्लेटो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लेटो के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इनको पहला स्वप्नलोकी विचारक कहा जाता है। तो ये कौन है? प्लेटो की बात हो रही है। ये पहला स्वप्नलोकी विचारक इनको जो है माना गया है। और प्लेटो क्या थे? जो कानून द्वारा शासित राज्य थे उसमें राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ और लोकतंत्र को निम्नतर स्वीकार किया है। तो कानून द्वारा शासित जो राज्य होंगे, इनमें क्या किया है इन्होंने? जो ये राजतंत्र है इसको सर्वश्रेष्ठ माना है, राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन निम्नतर किसको माना है? तो लोकतंत्र को इन्होंने निम्नतर माना है, लोकतंत्र को निम्नतर माना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, 3-4 सेंटेंस दे देंगे कि किसको उच्चतर माना है तो राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, किसको निम्नतर माना है तो लोकतंत्र को निम्नतर माना है। बात यहाँ प्लेटो की हो रही है। और आगे देखेंगे कि जो राज्य की जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी बताई है प्लेटो ने? जनसंख्या बताई है 5040। ठीक है, और ये भी इन्होंने गुणा भाग करके दिया था क्योंकि इन पे पाइथागोरस का प्रभाव बहुत था। किसका प्रभाव था? ये भी क्वेश्चन आता है। जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस का बहुत प्रभाव था इनके ऊपर, बहुत प्रभाव था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो आकृति का सिद्धांत, ये सारे अलग अलग पॉइंट हैं, ध्यान रखेंगे इनको। तो आकृति का सिद्धांत हो गया एक, जिसको भी बोलते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म। और गुफाओं का रूपक। ठीक है, क्या है? गुफाओं का रूपक। अभी आप ये फैक्ट लीजिए, उसके बाद आइए जब चयन की परीक्षा तैयारी करेंगे तो इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। चयन परीक्षा आपकी बिल्कुल अच्छी जाने वाली है। अभी आप फैक्ट लीजिए, फैक्चुअल ही आएगा ये पेपर अभी फ़िलहाल पात्रता में। तो आकृति का सिद्धांत, गुफाओं का सिद्धांत किससे? प्लेटो से संबंधित है। ठीक है, प्लेटो से संबंधित है, प्लेटो की बात हो रही तो इनसे संबंधित है। और
गुफाओं का रूपक है इसको एलिगेरी ऑफ केव्स बोलते हैं, और जो आकृति का सिद्धांत है इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म। तो ये भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे यदि आपके लिए नया है तो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो रिपब्लिक है किस शैली में लिखी जाती है, क्वेश्चन बहुत आता है। तो रिपब्लिक, इनकी जो फेमस पुस्तक है रिपब्लिक, किस शैली में लिखी गई है, तो ये संवाद शैली में लिखी गई है, संवाद शैली में लिखी गई है। और एक वर्ड आता है केलीपोलस, कौन सा वर्ड है, केलीपोलिस, केलीपोलिस, पीजीटी में आएगा, टीजीटी में इसके आने के चांसेस नहीं है, पीजीटी में आ सकता है। तो केलीपोलिस क्या है, प्लेटो का राजनीतिक दर्शन भी है, क्या है, इनका जो है राजनीतिक, केलीपोलिस जो है राजनीतिक दर्शन है, इनके राजनीतिक दर्शन का भी केंद्र बिंदु है, और क्या है, रिपब्लिक का केंद्र है। इनकी जो पुस्तक राजनीतिक दर्शन और रिपब्लिक, जो इनकी पुस्तक है, इन दोनों का क्या है, केंद्र है, केंद्र है, क्या केंद्र है, केलीपोलिस, केलीपोलिस जो है केंद्र है। इसका अर्थ क्या होता है, केलीपोलिस का जो है अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अच्छा या खुश मानव समुदाय या अधिकतम खुश मानव समुदाय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इनका लिख रही हूँ, और आप इसको जो है नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सिसिली या फिर सिराक्यूज भी आ सकता है, और ये जो डायनोसियस हैं ये भी आ सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने अकादमी की स्थापना कब की है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास है 387 में या 388 में या 347 में या 345 में, कब की है, तो ये 387 ईसा पूर्व में जो है अकादमी की स्थापना की, और इनकी अकादमी का नाम, यानी कि जो इनकी संस्था थी उसका नाम अकादमी ही था, इनकी संस्था का नाम। और ये जो है इन्होंने रिपब्लिक की रचना क्यों की, क्योंकि जो है न्याय, रिपब्लिक के पीछे क्या था, इसका शीर्षक ही है न्याय, कंसर्निंग जस्टिस, और न्याय को पाने के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए इन्होंने रिपब्लिक की जो है रचना की थी, ठीक है। और ये बोलते हैं कि न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। तो न्याय क्या है, न्याय मानवीय आत्मा का गुण और मन की आदत है, मानवीय आत्मा का गुण और मन की आदत है, ऐसा जो है ये बोलते हैं। देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लेटो के द्वारा क्या किया जाता है कि 4 सद्गुण के संगठक दे दिए जाते हैं, और कहते हैं कि इनको सही क्रम में लगाओ। तो कौन कौन से हैं 4 गुण, कौन हैं, एक तो बुद्धिमानी है, ये मैं क्रम में ही लिख रही हूँ, ये इनका क्रम है, ठीक है, बुद्धिमानी है। फिर क्या है, ज्ञान भी कह सकते हैं इसको, बुद्धिमानी भी आ जाएगा, साहस आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, संयम आ जाएगा, टेम्परेंस, संयम आ जाएगा, और फिर आ जाएगा न्याय, इसके बाद जो है आएगा वो न्याय आएगा, ठीक है। प्लेटो कहते हैं कि जब बुद्धिमानी, साहस, संयम, इन तीनों का सही एक समन्वय होता है, सही रूप में ये किसी व्यक्ति में उपस्थित होते हैं, तब जाके वो व्यक्ति अच्छे से न्याय कर पाता है, न्याय की स्थापना कर पाता है, या न्याय करने में सक्षम होता है, ऐसा ये बताते हैं। देखो जो प्लेटो हैं ये राज्य की मिश्रित अवधारणा किस में देते हैं, तो ये देते हैं अपनी पुस्तक लॉज में देते हैं, मिश्रित अवधारणा किसमें, लॉज, जो इनकी पुस्तक लॉज है, जीवन के अंतिम क्षणों में लिखी थी, उसमें देते हैं। और सेबाइन ने कहा है, एक महत्वपूर्ण कथन है, वो देख लीजिए आप। सेबाइन ने क्या कहते हैं
कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो अरस्तु ने इनके इस राज्य को बहुत ज़्यादा ग्रहण किया था, तो वही वो बता रहे हैं कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है? प्लेटो का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। प्लेटो का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। सर्वश्रेष्ठ राज्य है। यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा कि जो प्लेटो ने अपना मिश्रित राज्य किस में दिया, तो लॉज में दिया, और अरस्तु ने किससे जो है अपना आदर्श राज्य का एक प्रकार से कहाँ से उसके जो है विचारों को लिया है, तो किससे लिया है? प्लेटो का जो सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर द्वितीय आएगा, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ नहीं बल्कि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अब ये पूरा सेंटेंस सही हुआ कि इसका क्या है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ये यहाँ पे गलती थी जो कि दोबारा पढ़ने लगी तो मिल गई है। तो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, ठीक है। तो ये जो लॉज में दिया गया है मिश्रित राज्य प्लेटो के द्वारा, उसको अरस्तु ने काफ़ी ज़्यादा अपनाया था और इसी पर सेबाइन ये कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन है। और मिश्रित अवधारणा जो है लाज में दी गई, यानी कि जो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य या उप आदर्श राज्य कुछ भी कह लीजिए इसको, ये इसकी अवधारणा राज्य में दी है। लॉज जो इनकी पुस्तक है प्लेटो की, इसमें दी है। और इस लॉज जो पुस्तक है इसका प्रभाव अरस्तु पे बहुत ज़्यादा रहा है और यहाँ से इन्होंने जो है बहुत सारे विचार सीधे सीधे अपने आदर्श राज्य में डाले हैं। किसने? अरस्तु ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा अपने गुरु के समान थी। यह कथन किसने कहा है? अरस्तु ने बोला है, या हर्नसा, या रूसो ने बोला है, या हेगल ने बोला? तो ये कथन जो है हर्नसा के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और पूरा सेंटेंस क्या है? सौभाग्य से सुकरात को प्लेटो जैसा शिष्य मिला जिसकी द्वंद्ववादी प्रतिभा अपने गुरु के समान थी। हो सकता है कि तर्कों को प्रस्तुत करते समय प्लेटो ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन इन दोनों के विचारों को अलग कर पाना संभव नहीं है, ऐसा जो है हर्नसा बोलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिपब्लिक का उद्देश्य था, क्या था? रिपब्लिक का उद्देश्य क्या था? सुकरात के हत्यारों को दंड देना, आदर्श राज्य की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना। तो भाई ये लोकतंत्र वगैरह के तो विरोधी थे। कानून और लोकतंत्र का इन्होंने जो है ये बहुत बड़े विरोधी हो गए थे, क्योंकि इसी कानून के तहत इनके गुरु को मारा गया था। तो रिपब्लिक का जो है उद्देश्य था वो क्या था? आदर्श राज्य की स्थापना करना, ठीक है, आदर्श राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या कह रहा है? प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था भूगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में, गणित और दर्शन के बारे में उपर्युक्त कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। गणित और दर्शन के बारे में जो है यहाँ पर ये उल्लेख मिलता है। इससे भी स्पेसिफिक जाकर के आप सीधे उसके तथ्यों को समझिए और हमेशा के लिए फिक्स कीजिए कि प्लेटो जो है दार्शनिक, जो प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा होती है, दार्शनिक की शिक्षा में सिर्फ 3 विषयों को सम्मिलित करता है। कौन कौन से हैं? अंकगणित, खगोल शास्त्र और संवाद शास्त्र। कौन कौन से? अंकगणित, खगोल शास्त्र और कौन सा था? और ये जो तीसरा है संवाद शास्त्र। तो किसमें जो दर्शन की शिक्षा होती, दार्शनिक की शिक्षा में, जो दार्शनिक की शिक्षा होती इसमें, किसमें? दार्शनिक की शिक्षा में, दार्शनिक की शिक्षा में। ये 3 सब विषय हैं, ये और ये संवाद शास्त्र, खगोल शास्त्र, अंकगणित। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गणित और दर्शन के बारे में लिखा हुआ था इनके जो अकादमी के प्रवेश द्वार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्या है कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से पहले कौन से न्याय सिद्धांत प्रचलन में थे? कोई क्वेश्चन जब पूछता है तो उसके तह तक चले जाइए। एक बार आप उसकी जड़ तक चले जाएंगे, हमेशा के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी टाइप का आंसर उससे संबंधित आ जाएगा तो आप जो है आंसर दे पाएंगे। इसीलिए मैंने जब ये पूछा
क्वेश्चन। यहाँ पर 2 ही चीज़ें मेंशन है तो मैंने सारा आपको बता दिया। अब अगर आपने इसको मेमोराइज़ कर लिया तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन कैसे भी पूछे, 1 डाले, 2 डाले, तीनों डाल दे या कोई ना डाले, तो फिर आप सही आंसर दे पाएंगे। तो ये चीज़ है, यही जो है एक तैयारी का यही तरीका है। और रिवीजन बार बार लीजिए। आप हमेशा के लिए बता रही हूँ, जब आप पढ़ते हैं तो 6 दिन पढ़ाई कीजिए और 1 दिन रखिए पूरा रिवीजन करने के लिए, या फिर सारा दिन पढ़ाई कीजिए, शाम को रिवीजन रखिए। ये पूरा दिन पढ़ाई करके सुबह मॉर्निंग में, अगली मॉर्निंग में उसको एक बार रिवाइज कीजिए। ऐसा शेड्यूल बनाइए। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है सक्सेस में, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स का रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से पहले कौन से न्याय सिद्धांत प्रचलन में थे? परंपरावादी, उग्रवादी, उदारवादी या सभी? तो ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सभी। परंपरावादी सिद्धांत की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन? सेफेल्स थे। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। उग्रवादी की बात करें तो ये थ्रेसीमेकस थे। इनसे बहुत सेंटेंस, एक कथन जो है जुड़ा हुआ है प्रसिद्ध। क्या है इनका कथन? शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ठीक है। थ्रेसीमेकस क्या कहते हैं? शक्तिशाली इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं वरना आप यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो ये क्या कहते हैं? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये जो है थ्रेसीमेकस का प्रसिद्ध कथन है और ये उग्रवादी सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये उदारवादी सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं ग्लाइकान इसके जो है प्रवर्तक हैं। तो ये भी आप याद करेंगे, थ्रेसीमेकस, सेफेल्स एंड ग्लाइकान। और परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, ये सभी याद करेंगे, इनकी प्रवर्तक याद करेंगे, प्लस एक प्रसिद्ध कथन है ये भी याद करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम प्लेटो से संबंधित ही सभी ले रहे हैं। प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जो है काफ़ी विस्तृत दर्शन है, तो वो देखेंगे। प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4, 5, 2, 3। तो ऑप्शन जो है 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो रहा है। 3 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? शासक वर्ग, फिर क्या है? सैनिक वर्ग, और क्या है? उत्पादक वर्ग। इन दोनों को इन्होंने संरक्षक वर्ग में रखा है, संरक्षक वर्ग में रख दिया है, ठीक है। और इन पे जो है साम्यवाद का सिद्धांत जो है इन पे लागू कर दिया है, ठीक है। तो प्लेटो क्या करते हैं? साम्यवाद की स्थापना करते हैं और उसको अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग, कुछ भी कह लें, दोनों ही कहे जाते हैं, तो इनको इन पे जो है लागू कर दिया है। और साम्यवाद की जो इनकी साम्यवाद की स्थापना किस में होती है? परिवार में होती है, परिवार और संपत्ति में होती है। ना इनका खुद का परिवार होगा, ना खुद की संपत्ति होती। परिवार भी सार्वजनिक होगा, संपत्ति भी सार्वजनिक होगी, यानी कि बीवी बच्चे किसी के कोई ऐसा डिफाइन नहीं होगा कि कौन किसकी बीवी है, कौन किसका बच्चा है, कौन किसका पति है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सार्वजनिक होगा। कोई किसी से भी संबंध बना सकता है और यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये साम्यवाद काफ़ी अनोखी व्यवस्था इन्होंने बनाई थी। तो साम्यवाद की व्यवस्था किस पे? शासक और सैनिक वर्ग पे लागू होती थी। देखो, प्लेटो के शिक्षा पर विचार आएंगे क्योंकि आपके उसमें दिया गया है, ठीक है। शिक्षा पर विचार इनके आएंगे। तो जो है ये इन्होंने शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया था। इन्होंने संगीत को जो है मस्तिष्क का भोजन बताया था। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के पहलुओं पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। और इन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए क्या किया? शिक्षा और साम्यवाद, दो ये प्रमुख साधन हैं जो इनके द्वारा उपयोग में लाए गए। शिक्षा और क्या था? साम्यवाद। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए इन 2 साधनों का इन्होंने प्रमुखता से उपयोग किया। और शिक्षा में स्त्री एवं पुरुष दोनों को बराबरी का इन्होंने हक दिया है, ठीक है।
शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है और शिक्षा के माध्यम से ऐसे नैतिक और निष्ठावान नागरिक तैयार करना चाहता है जिससे कि वे सभी लोग आत्मप्रेरणा से प्रेरित और निर्धारित कर्तव्य में रत हो जाएं। एक एक शब्द को सुन लीजिए अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। और शिक्षा को ये मानते हैं कि यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। तो सामाजिक सदाचार और सत्य की अनुभूति का एक क्या है, साधन है, ठीक है। और मानते हैं कि ये बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। तो अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा की तो कब से आरंभ होती है? बचपन से, यानी कि बचपन से कोई भी उम्र तक, कोई भी उम्र में अलग अलग उम्र में शुरू हो सकती हैं बच्चे की क्षमताओं वगैरह को देखते हुए। तो बचपन से 6 वर्ष की उम्र तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 6 वर्ष की उम्र तक क्या है, प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो सकती है, ठीक है, आरंभ हो सकती है। इसके बाद जो प्राथमिक शिक्षा का समय समाप्त, प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो सकती है। और जो सार्वजनिक परीक्षा होगी वो 20 वर्ष की उम्र में होती है, यानी कि सार्वजनिक ये सबके लिए होगी। तो इस सार्वजनिक शिक्षा कब समाप्त होती है? 20 वर्ष पे समाप्त हो जाती है, ठीक है, समाप्त हो जाती है। और बात करें यदि, तो 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है और ये किसकी होती है? ये दार्शनिकों के लिए होती है, ठीक है। तो ये कुछ शिक्षा की इनकी बातें हैं। शिक्षा के बारे में अगर यदि आपको नहीं पता है अच्छे से तो थोड़ा सा इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये इनकी शिक्षा से संबंधित विचार हो गए। यदि साम्यवाद के उद्देश्य की बात करें, साम्यवाद के उद्देश्य की बात करें तो देखो इसके जो ऐसे सुन लीजिए ओरली आप, और अगर न्यू है आपके लिए तो नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या है इनके उद्देश्य। शासकों के विशुद्ध विवेक की रक्षा करना, ठीक है, शासकों के विवेक की यानी कि विशुद्ध विवेक की रक्षा करना। राज्य की एकता की रक्षा करना, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हो जाएगा राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक शक्ति को अलग करना, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा? संतति सुधार। 5वां स्त्रियों को घर की दास्ता से मुक्त रखना। इन्होंने स्त्रियों को काफ़ी जो है आज़ादी दी थी, जबकि अरस्तू ने उनको 4 दीवारी के अंदर रहने के लिए ही और पुरुषों की आज्ञा मानने के लिए ही कहा था, ठीक है। ये सब प्लेटो के बारे में विचार हो गए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि प्लेटो के अनुसार मानव में कौन से गुण होते हैं? तो कौन से गुण होते हैं? विवेक, साहस, वासना। विवेक, वृद्धि, धैर्य। साहस, लालच, धैर्य या दूरदृष्टि, धैर्य, आत्मविश्वास। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए विवेक, साहस, वासना ये सही हो जाएगा। वासना को कभी कभी क्षुधा की तरह भी जो है कहते हैं। तो जो विवेक, साहस और वासना है ये जो है, ये 3 जो है मानव में गुण कौन से होते हैं प्लेटो के अनुसार? तो ये 3 गुण होते हैं। वासना को क्षुधा भी आ सकता है कभी कभी। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। और इन तीनों के सामंजस्य रखने से ही आगे जो है न्याय, कोई व्यक्ति न्याय करने में सफल होता है। और न्याय को जो है, जो ये प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचारों में न्याय का सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? लॉज में दिया, स्टेटमेंट, रिपब्लिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने न्याय का सिद्धांत किस में दिया है? रिपब्लिक में ही दिया है। इसका शीर्षक ही कंसर्निंग जस्टिस है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। इसका शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, ये इनका जो है शीर्षक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और लॉज जो है संवाद शैली में लिखी गई है। हमें अभी बताया था आपको कि लॉज जो इनकी पुस्तक है, ये रिपब्लिक, इनकी पुस्तक जो रिपब्लिक है वो कौन सी शैली में लिखी गई है? संवाद शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लेटो के राजनीतिक विचारों में सर्वोच्च स्थान पर है कौन है? कानून है, न्याय है, लोकतंत्र व्यवस्था है या फिर गणतंत्र व्यवस्था है? तो राजनीतिक विचारों में सबसे ऊपर कौन है? ये तो न्याय है। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। इसी न्याय को स्थापित करने के लिए इन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना की, और जो कि रिपब्लिक में इनके मिलता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लेटो का साम्यवाद किन वर्गों पर लागू होता है? शासक वर्ग पर, सैनिक वर्ग पर, उत्पादक वर्ग पर, ए एवं बी दोनों पर।
तो यही होता, जब थ्योरी को थोड़ा हम समझ लेते हैं तो आंसर हमारे फटाफट निकलते हैं। तो प्लेटो का साम्यवाद अभी अभी हमने डिस्कस किया कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों पे जो है लागू होता है। ए एवं बी सही हो जाएगा। और ये कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में साम्यवाद किया है? संपत्ति और परिवार, इन दोनों क्षेत्रों में साम्यवाद की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटो की साम्यवाद की स्थापना का उद्देश्य था भ्रष्टाचार मिटाना, हस्तियों को मुक्त करना, कर्तव्यपरायणता, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, और यहाँ पर स्त्रियों होगा, स्त्रियों, हस्तियों नहीं होगा। ये हो जाएगा स्त्रियों को मुक्त करना, जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया था कि स्त्रियों को घर की दासता से मुक्त करना और ये सारी बातें। तो और भ्रष्टाचार मिटाना, स्त्रियों को घर की दासता से मुक्त करना, कर्तव्यपरायणता, यही सभी जो है प्लेटो की साम्यवाद की स्थापना के उद्देश्य थे। किसने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा? तो किसने कहा है? कार्ल पापर ने, वाहन ने, हर्नसा ने या नेपार्ट ने? तो ये कथन जो है प्रथम फांसीवादी विचारक कहा है, कार्ल पापर के द्वारा इनको कहा गया है। कार्ल पापर ने ऐसा इनको कहा है। और जबकि जो नेपार्ट है ये कहते हैं जो प्लेटो का साम्यवाद है इसको अर्ध साम्यवाद बोला है। नेपार्ट ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद बोला है, अर्ध साम्यवाद बोला है। और एक मैक्सी का कथन है, यदि आज प्लेटो जिंदा होता तो आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होता। ये मैक्सी का कथन है। मैक्सी महोदय ने बोला कि आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होता यदि आज प्लेटो जिंदा होता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने से निकट का रिश्तेदार होना अच्छा है। ये कथन किसने कहा है? वाहन ने, अरस्तु ने, सेवाइन ने या फिर मैक्सी ने? तो ये कथन जो है अरस्तु के द्वारा, इनके शिष्य अरस्तु थे, उन्होंने ही इनकी आलोचना करते हुए, इनके साम्यवाद की आलोचना करते हुए बोला था कि प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है कि निकट का रिश्तेदार हो जाए। देखेंगे और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार अरस्तु ही कहते हैं कि जिस प्रकार थोड़ी सी स्वादिष्ट मदिरा में जल की कुछ जो है बहुत अधिक मात्रा मिला देने से मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है, उसी प्रकार पिता पुत्र से सिंचित या रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। यानी कि साम्यवाद में किसी पुत्र को ये नहीं पता होता है कि कौन किसका बेटा है। किसी पुत्र को अपने पिता का पता नहीं होता, पिता को बेटे का पता नहीं होता है। तो उसी पर ये कहते हैं अरस्तु, ये दो सेंटेंस कहते हैं, फेमस हैं काफ़ी। देखेंगे और मैक्सी का भी अभी हमने बता ही दिया कि अगर आज प्लेटो जिंदा होता तो आधुनिक साम्यवादियों से भी ज़्यादा साम्यवादी होता। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वो आ गया, दूसरा भी सेंटेंस आ गया। जिस प्रकार थोड़ी सी स्वादिष्ट मदिरा में जल की अधिक मात्रा मिला देने से मदिरा अपना स्वाद खो देती है, उसी प्रकार पिता पुत्र से सूचित या रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। तो ये कहा गया है अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में कानून के शासन का समर्थन किया है? कानून के शासन के समर्थन की बात हो रही है क्योंकि पहले ये कानून और लोकतंत्र दोनों के विरोधी थे। तो इन्होंने किस में किया है कानून के शासन का समर्थन? स्टेटमेंट, लॉज, रिपब्लिक या कोई नहीं? तो ये जो लॉज है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी में जो है कानून के शासन का समर्थन किया है और इसी में इन्होंने मिश्रित राज्य की, यानी कि जो इनका द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है या उप आदर्श राज्य है, उसकी अवधारणा इसी में दी है इन्होंने। रिपब्लिक में आदर्श न्याय, जो कि बहुत ही आदर्शवादी विचार थे इसमें, वो जो कि धरातल पे उतर ही नहीं पाया, इसमें इन्होंने वो चीज़ें आदर्श राज्य रिपब्लिक में दिया है और उप आदर्श राज्य जो है लॉज में दिया है, जिसको मिश्रित भी बोलते हैं और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं बल्कि लोगों के कर्तव्यों में सीमित रखने की भावना है। तो ये जो है किसका कहा गया कथन है? तो ये बार्कर महोदय ने कहा है। ठीक है, ये बार्कर ने कहा है कि ये न्याय नहीं है बल्कि लोगों को कर्तव्यों में सीमित रखने की भावना मात्र है। तो ऐसा जो कौन कहते हैं? बार्कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक था और रिपब्लिक में दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा है। कार्ल पापर ने कहा है ऐसा, मैक्सी ने कहा है या अरस्तु ने कहा है या फिर जो है नेपार्ट ने कहा है? किसने कहा है? तो ये जो है कार्ल पापर के द्वारा कहा हुआ सेंटेंस है, कार्ल पापर।
ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब तक राजकुमारों और राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती तब तक राज्य बुराई से मुक्त नहीं हो सकता है। ये जो है कौन कहता है? अरस्तु कहते हैं, प्लेटो, कांट या हेगल? कौन कहता है? तो ये जो है प्लेटो कहते हैं। ये यही चीज़ कहते हैं कि जब तक राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती तब तक बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता है राज्य। और ये साथ में ये भी कहते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए योग्य लोगों की तलाश करते हैं, जैसे जूता सिलाने के लिए, चप्पल सिलाने के लिए, मोची, बीमार होने के लिए जब बीमार हो जाते हैं तो योग चिकित्सक की तलाश करते हैं। तो एक बीमारू राज्य के लिए साधारण शासक कैसे काम चला सकते हैं, यानी कि साधारण शासक से काम नहीं चल सकता है। इसी पर इन्होंने जो है प्लेटो एक परम ज्ञानी शासक चाहते हैं। तो ऐसा जो है प्लेटो के ये सारे विचार हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, प्लेटो, क्योंकि इन्होंने जो है एक दार्शनिक शासक की बात की है जो निर्लिप्त बुद्धि का हो। ठीक है, बीमार होने पर योग चिकित्सक की तलाश करते हैं, तो बीमारू राज्य के लिए साधारण शासक उचित नहीं हो सकता है। तो ये कहा गया है प्लेटो के द्वारा। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट क्या है? कानून विहीन व्यक्ति और सर्वाधिक भयानक पशु में कोई अंतर नहीं होता। किसने कहा है? अरस्तु, मैक्सी, नेपार्ट या प्लेटो? यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अरस्तु जो है ऐसा कहते हैं। साथ में इनका एक और फेमस कथन है कि जो राज्य चट्टानों और वृक्षों से नहीं बनता है, बल्कि इसमें रहने वाले जो चरित्रवान लोग होते हैं उनसे बनता है। तो ये भी इनका ऐसा ही कथन है, वो भी काफ़ी फेमस है। एक सेकंड, यहाँ पर ये ए ऑप्शन तो अरस्तु का है, जबकि अरस्तु ने ऐसा नहीं बोला है, प्लेटो ने बोला है। तो ये जो है प्लेटो होगा, बता वही रही हूँ, सर्कल गलत जगह कर दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये अरस्तु से संबंधित है आपके। कौन सा है? प्लेटो ने किसे ज्ञान का देवदूत कहा है? तो किसे कहा है? सेल्फस को, अरस्तु को, सुकरात को या सोफिस्ट को? किसको कहा है? तो जो ये प्लेटो महोदय ने अरस्तु को ज्ञान का देवदूत कहा है। ये इनके शिष्य थे और इनकी अकादमी में पढ़ते थे, तो इन्होंने जो है ज्ञान का देवदूत इनको बोला था। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अरस्तु की अकादमी का नाम क्या था? लिशियम था, लिशियम, या फिर अकादमी, या फिर लिवायथन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिशियम जो है, ये अरस्तु की अकादमी का नाम लिशियम था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अकादमी जो प्लेटो है संस्था थी, शिक्षण संस्थान, उसका नाम था लिवायथन। हॉब्स की पुस्तक है, लिवायथन हॉब्स की पुस्तक है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अरस्तु किस पद्धति में विश्वास करता था? तुलनात्मक, प्रयोजनमूलक, आगमन, उपर्युक्त सभी। तो अरस्तु जो है इन सभी पद्धतियों में जो है विश्वास करता था, और कल इसके बारे में हमने चर्चा की भी थी। और जो ये प्रयोजनमूलक है या स्वोद्देश्यमूलक, स्वोद्देश्यमूलक, तो अपनी जो राज्य की विवेचना करने के लिए, उल्लेख करने के लिए इसी पद्धति का इन्होंने जो इस्तेमाल किया है। और ये क्वेश्चन में बहुत आता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि राज्य का विवेचन उल्लेख करने में जो है ये अरस्तु ने कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया है। तो प्रयोजनमूलक कह लीजिए चाहे स्वदेश, दोनों एक ही बात है, दोनों ही आ जाते हैं, कभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरस्तु को जनक माना जाता है जीव विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का, संवैधानिक सरकार का, विधि के शासन के जनक के रूप में। तो अरस्तु जो है इन सभी का जनक माना जाता है। ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो अगला ऑप्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पर सभी, और यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी को जो है अरस्तु जनक कहलाते हैं। अरस्तु विचारक था, आदर्शवादी, उपयोगितावादी, यथार्थवादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरस्तु जो थे ये कैसे विचारक थे कि ये यथार्थवादी थे,
और आदर्शवादी कौन था? प्लेटो थे, ठीक है। और उपयोगितावादी कौन थे? बेंथम थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु के अनुसार परिवार राज्य की इकाई है, राज्य का क्या है? वृहद रूप है, राज्य से बाहर है, राज्य से बड़ा है। तो क्या है? अरस्तु के अनुसार जो है परिवार राज्य की इकाई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये पूरा एक इनका द्वारा सेंटेंस कहा गया है कि परिवार राज्य की इकाई है। ये इनका पूरा एक सेंटेंस है, इनके द्वारा कहा हुआ। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य जो है वृहद रूप है, वृहद रूप, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, तो ये प्लेटो ने बोला है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रयोजन मूलक पद्धति को कहते हैं स्वदेश मूलक, अप्रयोजन, ऐतिहासिक या सभी। तो प्रयोजन मूलक पद्धति को क्या कहते हैं कि ये जो स्वदेश मूलक पद्धति होती है, अभी हमने डिस्कस किया, तो इसी को बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्व है, व्यक्ति के बाद है, व्यक्ति के बराबर है, व्यक्ति के नीचे है। तो राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरस्तु समर्थक थे किसके? पुरुष प्रधान समाज के, स्त्री प्रधान समाज के, पुरुष एवं स्त्री दोनों प्रधान समाज के, उपर्युक्त सभी। तो अरस्तु समर्थक थे पुरुष प्रधान समाज के, ठीक है। ये पुरुष प्रधान समाज के जो है समर्थक थे और इन्होंने जो है बोला है कि जो स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में है, पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है, स्त्रियों की शोभा आज्ञा मानने में है, और इन्होंने परिवार को मानवता की प्रथम पाठशाला बोला है, ठीक है। ये सारे परिवार के बारे में, इनके स्त्री के बारे में और परिवार के बारे में विचार हैं। और ये कहते हैं कि परिवार वह होता है जहाँ संस्कार विकसित होते हैं। तो परिवार को प्रथम पाठशाला बोला है, संस्कार विकसित होने की एक जो है संस्था के रूप में इसको देखा है। और ये कृत्रिम संपत्ति का यानी कि जो ये संपत्ति है इसका जो है मतलब समर्थन करते हैं अरस्तु महोदय। अरस्तु के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि इन्होंने आनुपातिक समानता का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन किया था, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ये बोलते हैं। और अरस्तु का जन्म अगर देखें तो इनका जन्म क्वेश्चन में आता है तो कहाँ हुआ था? यूनान में स्टेगिरा में हुआ था। तो यूनान के स्टेगिरा नामक स्थान पर इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। फिर राजनीति विज्ञान को इन्होंने सर्वोच्च विज्ञान बताया है। किसको? राजनीति विज्ञान को क्या बोला है? सर्वोच्च विज्ञान बोला है। सर्वोच्च विज्ञान इन्होंने बताया है। इन्होंने सरकार या राज्य का व्यवस्थित वर्गीकरण किया है पहली बार। और इन्होंने जो है राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले ये पहले राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। तो किसके? जो राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले जो है राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। नागरिकता की बात कर लेते हैं कि नागरिकता की श्रेणी में इन्होंने किसको किसको रखा है। तो नागरिकता की अवधारणा में इन्होंने किसको किसको रखा है देखेंगे। तो इन्होंने किसको छोड़ दीजिए, पहले बाहर किसको किया, ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो ये देख लेंगे किसको किसको बाहर किया है। एक तो इन्होंने गुलामों को बाहर किया है, फिर स्त्रियों को किया है, और किसको किया है? श्रमिकों को किया है, ठीक है। और विदेशियों को किया है, शिल्पकार जो शिल्पियों इन सभी को जो है कहाँ से? नागरिकता से बाहर किया है। गुलामों, स्त्रियों, बच्चों, विदेशियों, श्रमिकों, शिल्पियों, बच्चों भी आ जाएगा यहाँ पर, इन सबको नागरिकता से बाहर किया है, ठीक है। नागरिकता से बाहर किया है इन सभी को। अरस्तु ने सार्वजनिक हित का सिद्धांत दिया है।
जनिक हित का सिद्धांत, ये दिया है। ये किस पे आधारित है? वितरणात्मक न्याय पर आधारित है। जो वितरणात्मक न्याय पर आधारित है। देखो ये जो वितरणात्मक न्याय है, इस पर नाम जो है रॉल्स का भी आता है, इनका भी आता है, लेकिन जो वितरणात्मक न्याय है इसके अग्रणी जो है प्रतिपादक यही हैं, अरस्तु महोदय हैं। रॉल्स बाद में आते हैं। तो ऑप्शन वहाँ दोनों एक साथ देते नहीं है, क्योंकि दोनों ही इससे संबंधित हैं, तो वो क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु ने निजी संपत्ति के अंतर्गत समर्थन किया प्राकृतिक संपत्ति का, कृत्रिम संपत्ति का, संपत्ति से बनी संपत्ति का, उपर्युक्त कोई नहीं। तो यदि हम संपत्ति के बारे में इनके विचार जाने तो अरस्तु ने निजी संपत्ति के अंतर्गत केवल प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कृत्रिम संपत्ति है, कृत्रिम संपत्ति का इन्होंने विरोध किया है, और कृत्रिम संपत्ति को इन्होंने इनकी व्याख्या क्या है उसके बारे में इनके क्या विचार है कि जो कृत्रिम संपत्ति वो होती है कि प्राकृतिक संपत्ति से उसमें जो है उत्पत्ति संपत्ति जो होती है उससे उत्पन्न फिर से की जाए, वो जो है कृत्रिम संपत्ति होती है। तो जो संपत्ति से संपत्ति बनाई जाती है, कमाई जाती है, तो उसे कृत्रिम संपत्ति बोला है, जिसका इन्होंने विरोध किया है। और जो प्राकृतिक संपत्ति से संपत्ति बनाई जाती है, तो जिसके उदय में प्राकृतिक चीज़ों का योगदान है, तो वो जो है प्राकृतिक संपत्ति है, और इसका इन्होंने समर्थन किया है। तो इसका विरोध किया है, विरोध इसका किया है, और समर्थन इसका किया है, समर्थन जो है इसका किया है। संपत्ति से संपत्ति बनी संपत्ति क्या हो जाएगी? ये कृत्रिम संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी गलती है। चलिए देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अरस्तु के अनुसार दास प्रथा उचित है, सिर्फ स्वामी के लिए, सिर्फ दास के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। तो इन्होंने जो है दोनों के लिए ही उचित बोला है। यदि दास कार्य कर लेगा तो स्वामी को अपना काम, जिस फील्ड में वो स्पेशलिस्ट है, तो उस फील्ड में काम करने को, यानी कि अच्छे काम करने के लिए उसे मौका मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और दास के लिए इसलिए आवश्यक है, उचित है, क्योंकि दास अपने स्वामी से अच्छे गुणों को सीखेगा, विवेक को सीखेगा, और धीरे धीरे उसके विवेक में जो है क्या है विस्तार होगा। तो दोनों के लिए उचित बताया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इन्होंने जो है ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ कर रखा है, बना रखा है, आप उसको देखेंगे कि इन्होंने जो है शासन के चक्राकार का नियम दिया था। ठीक है, यहाँ पर राजतंत्र हो जाएगा, फिर कुलीन आ जाएगा, फिर लोकतंत्र आ जाएगा। ठीक है, और इन्होंने 158 राज्यों का जो है अध्ययन किया था, और अध्ययन के आधार पर 2 भागों में राज्य को डिवाइड किया था। किसके? जो है यहाँ पर संख्या के आधार पे, चाहे संस्था के आधार पे कह लीजिए, तो संख्या के आधार पे एक व्यक्ति का शासन, कई व्यक्तियों का शासन, बहुत व्यक्तियों का शासन। फिर गुणों के आधार पे किया था, गुणों के आधार पे किया था। तो इसमें जो है कौन से आ जाएंगे? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और निकृष्ट, निकृष्ट, ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, उत्कृष्ट में क्या होगा? एक व्यक्ति का शासन जब उत्कृष्ट होगा तो राजतंत्र होगा, और निकृष्ट हो जाएगा तो अताताई हो जाएगा। ठीक है, निकृष्ट यानी कि वो अपने अपने हित के लिए शासन करने लग जाएगा, तो वो निकृष्ट बन जाएगा, अताताई कहलाएगा। ऐसे कई व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र रहेगा, और जब वो समाज के लिए काम करेगा तो कुलीन तंत्र, और जब वो अपने गुट के लिए काम करेगा तो गुटतंत्र कहलाया जाएगा। इसी प्रकार बहुत व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र होगा, जब तक सही रहेगा, उत्कृष्ट रहेगा लोकतंत्र, अन्यथा वो भीड़तंत्र में तब्दील हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं, और चक्राकार नियम में यही तीनों, यानी कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जो है लोकतंत्र, यही सारे शासन जो है लौट लौट के आते रहते हैं। ठीक है, चक्राकार उसमें नियम में। तो पहले मतलब राजतंत्र, इनके अकॉर्डिंग राजतंत्र, फिर कुलीन, फिर लोक, फिर राजतंत्र आएगा, फिर कुलीन तंत्र, फिर लोकतंत्र, ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ पर ये हमने पहले से बना रखा था आपके लिए, और ताकि टाइम वेस्ट आपका ना हो। अरस्तु का विशेष न्याय क्या है? वितरणात्मक है, सुधारात्मक है, दोनों हैं, या कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, क्योंकि विशेष न्याय की बात हो रही है। विशेष न्याय के अंतर्गत जो है इन्होंने 2 भागों में न्याय को बांटा है, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय।
वितरणात्मक न्याय वो होते हैं कि इसमें वही चीज़ हो जाती है कि व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार राज्य के लिए कार्य करेगा और राज्य उसी अनुपात में व्यक्ति को पद एवं सोपान देगा, तो ये वितरणात्मक न्याय हो जाएगा। लेकिन और वितरणात्मक न्याय क्या होता है कि इसमें जो है संबंध किसका होता है, राज्य एवं व्यक्ति के बीच में संबंध होता है। राज्य एवं व्यक्ति के बीच में इसके जो संबंध होते हैं, जिस रेशियो में व्यक्ति कार्य करेगा उसी रेशियो में राज्य उसको जो है पद सोपान देगा। सुधारात्मक जो है इसका संबंध होता है राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध से। तो जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध से इसका पारस्परिक संबंधों से इसका जो है नाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब एक व्यक्ति जो संविदा होती है, यानी कि जो समाज में संविदा होती है, उनको तोड़ता है या फिर दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान संपत्ति को हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, तो राज्य ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है और समाज में जो है सुधार लाने का प्रयास करता है। तो ये सुधारात्मक है, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध से संबंधित है। वितरणात्मक न्याय एवं राज्य एवं व्यक्ति के संबंध से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दोनों हो जाएगा। और इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिपीट करके वीडियो को सुन लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इन शॉर्ट में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया? तो 158 संविधानों का अध्ययन किया और इन्होंने जो है 158 संविधानों का जो है अध्ययन किया, जिसमें कि इसका साइप्रस का संविधान, अलेक्जेंड्रिया का संविधान, मैसिडोनिया का, स्पार्टा का संविधान, एथेंस का संविधान। तो इनमें क्वेश्चन आ जाता है कि अभी जो है आज के समय में इनमें से कौन सा विद्यमान है? तो एथेंस का संविधान सिर्फ विद्यमान है, बाकी ये जितने मैंने नाम लिए हैं इसके पहले ये सभी जो है अब विद्यमान नहीं है। तो एथेंस का संविधान अभी विद्यमान है, यही एक विद्यमान है, बाकी और सब विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि इस समय प्रेजेंट टाइम में विद्यमान नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने जो 158 देशों का जो संविधान थे उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरस्तु ने शासन प्रणाली का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? 2, 3, 4, 5 शासन प्रणाली की बात हो रही है। तो ये वर्गीकरण जो है इनका 2 हो जाता है। कौन कौन सा? उत्कृष्ट एवं निकृष्ट गुणों के आधार पे। यहाँ पर अरस्तु ने शासन प्रणाली का गुणों के आधार पर कितने में किया है? गुणों के आधार पर तो 2 हो जाएंगे। कौन कौन से? उत्कृष्ट और निकृष्ट। ये 2 जो हैं शासन प्रणालियाँ हैं गुणों के आधार पर। इन दोनों का वर्गीकरण किया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले प्राचीन कालीन विचारक जिन्होंने राज्य या संविधान का व्यवस्थित वर्णन किया प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, सुकरात हैं या मैकियावली हैं? तो पहले प्राचीन कालीन विचारक जिन्होंने राज्य या संविधान का व्यवस्थित वर्णन किया है ये है अरस्तु महोदय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैकियावली जो है राज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम विचारक हैं। राज शब्द का प्रथम प्रयोग इन्होंने किया है। और प्लेटो की यदि बात करें तो प्लेटो जो है ये द्वंद्वात्मक जो शैली है, पद्धति है, इसका प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं। लिखित प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रयोग लिखित में करने वाले। सुकरात ने इसका प्रयोग किया था द्वंद्वात्मक शैली का, पद्धति का, लेकिन इनका कोई रिटन वर्क नहीं है। तो अगर लिखित में बात चलेगी तो किसने जो है अपने लेख में द्वंद्वात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो जो है प्लेटो ने किया है। सुकरात ने किया, पर इनका कोई लेखन नहीं है, लेखन कार्य नहीं है, तो इनको इसमें नहीं रखा जाता है। लेखन कार्य में प्लेटो आते हैं, उसके बाद जो है ये हेगल और मार्क्स में इसको किया है। हेगल, मार्क्स, तो ऑप्शन में यही आते हैं, हेगल, मार्क्स, प्लेटो, सुकरात, 4 आएंगे। तो प्रथम प्रयोग लेखन में अपने करने वाले प्लेटो ही हो जाते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति है क्या है? आमूलचूल परिवर्तन, कुछ भी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। तो अरस्तु के अनुसार कुछ भी परिवर्तन होती, इवन चुनाव के बाद सरकार चेंज होती है तब भी जो है वो क्या हो जाएगी? क्रांति हो जाएगी। तो थोड़ा सा भी परिवर्तन क्रांति है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरस्तु विश्वास करते हैं विधि के शासन की सर्वोच्चता पर, राजा के शासन की सर्वोच्चता पर, मंत्रियों के शासन की सर्वोच्चता पर, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो अरस्तु जो है विधि के शासन की सर्वोच्चता पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य अपूर्ण इकाई है, आत्मनिर्भर नहीं है, पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पूर्ण एवं आत्मनिर्भर है। अरस्तु के अनुसार जो है ये राज्य क्या है कि पूर्ण एवं आत्मनिर्भर है। ठीक है, अरस्तु कहते हैं कि राज्य सद्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और इसी मनुष्यों के सद्जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा। ठीक है, ये कथन अभी जो है एमपी सेट में आया था और बहुत लोगों ने गलत किया, जबकि इसको मैंने बहुत बार कराया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिए। अरस्तु क्या कहते हैं कि राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। क्या मानते हैं? एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था मानते हैं और उसे व्यक्ति का पूर्वगामी बताया है। ठीक है, पूर्वगामी बताया यानी कि व्यक्ति से पहले राज्य है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, और आदमी को राजनीतिक जानवर कहा है, यानी कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, राजनीतिक प्राणी है, राजनीतिक जानवर है, कुछ भी आ जाए, कहीं कहीं पर आएगा सामाजिक एवं राजनीतिक, तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनसे संबंधित है कि राज्य क्या है? स्वाभाविक प्राकृतिक संस्था है, मनुष्य प्राकृतिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, और क्या है? और सामाजिक प्राणी है। तो ये चीज़ें जो आप बता सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु मनुष्य को क्या मानते हैं? प्राकृतिक प्राणी, झगड़ालू, स्वार्थी, उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्राकृतिक प्राणी मानते हैं। ठीक है, और राजनीतिक भी हो जाएगा, सामाजिक भी आ सकता है, राजनीतिक एवं सामाजिक। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अरस्तु ने कितनी जनसंख्या का समर्थन किया है? पर्याप्त, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, 5040। तो अरस्तु ने जो है पर्याप्त जनसंख्या का समर्थन किया है। ऑप्शन ए जो है सही है। ये कहते हैं ना, जनसंख्या किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। जबकि 5040 कौन कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। कहते हैं आदर्श राज्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। और ये पाइथागोरस के का इन पर बहुत प्रभाव था और इन्होंने गुणा भाग करके ये संख्या जो है निकाली थी। ठीक है, तो प्लेटो के द्वारा ये 5040 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नकारात्मक उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति क्या है? सामाजिक प्राणी है, आर्थिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, या नैतिक प्राणी है। तो नकारात्मक उदारवादियों के अनुसार जो व्यक्ति है क्या है? ये एक आर्थिक प्राणी है, आर्थिक प्राणी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जहाँ जनता ईमानदार है वहाँ गणतंत्र विद्यमान है और जहाँ जनता चरित्रहीन है वहाँ निरंकुश राजतंत्र है। मैकियावेली ने किस पुस्तक में कहा है? डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में, प्रिंस में, द आर्ट ऑफ वार में, या हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में। तो ये जो बात है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो है 23 बार राजदूत बनते हैं, यूरोप के विभिन्न देशों में राजदूत बनाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ जाते हैं तो ये वहाँ के जो है शासन को ऑब्जर्वेशन में लेते हैं और तब ये जो है निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिस देश की जनता ईमानदार है वहाँ गणतंत्र है और जहाँ चरित्रहीन है वहाँ निरंकुश राजतंत्र है। तो ऐसा ये वहाँ से उस एक्सपीरियंस से बताते हैं। किसमें बताते हैं? डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग बताते हैं। और ये सभी इनकी सारी पुस्तक है, फेमस है, तो वो सभी आप नोट डाउन कर लेंगे। प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। प्रिंस में जो है राज्य पर इन्होंने विचार दिए हैं, शासन कला पर बताया है, राजा को कैसा होना चाहिए, वो सब सारी बातें की हैं इन्होंने। ये इनकी फेमस बुक है प्रिंस, द प्रिंस। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैकियावेली ने मनुष्य को माना है, क्या माना है? दुष्कर्मी, झगड़ालू, या स्वार्थी, कायर, कृतज्ञ, या आदर्श बर्बर, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो मैकियावेली ने जो है मनुष्य को क्या माना है? स्वार्थी, कायर और कृतज्ञ। ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने जो है पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति को नहीं भूल सकता है। और क्या बोलते हैं
कि इसीलिए इन्होंने स्वार्थी कायर कृतज्ञ बोला है कि जब उसका काम लगता है तो वो गिड़गिड़ाता है, जैसे आपके सामने ऐसे गिड़गिड़ाएगा जैसे आप ही उसके सब कुछ हों, इस तरह से, और अपनी बीवी बच्चों को भी दांव पे लगा देता है। इस तरह की बातें इन्होंने की हैं मानव स्वभाव के बारे में। दुष्कर्मी और झगड़ालू किसने बोला है? तो ये बोला है, किसने बोला है? हॉब्स ने बोला है, हॉब्स ने बोला है। आदर्श बर्बर जो है किसने बोला है? तो ये आदर्श बर्बर बोलने वाले रूसो हैं। जबकि लॉक क्या कहते हैं? शांत सहयोग और प्रेम की अवस्था थी, तो सहयोगी और प्रेमी जो है किसके अनुसार है? लॉक के अनुसार है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि मैकियावली के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? मानव स्वतंत्रता, मानव स्वभाव, निजी संपत्ति, लोक कल्याण। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट हो जाएगा, मानव स्वभाव। और इनकी मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार जो हैं इटली की परिस्थितियों की, जो उस समय तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, उसको ध्यान में रख करके इनके ऐसे विचार हो गए थे। और जन्म से ही एक स्वार्थी, कायर और कृतज्ञ प्राणी बताया है किसको? मानव को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याघ्र लोमड़ी नीति किसको निर्देश देती है? राजा को, मंत्री को, जनता को, सेनाध्यक्ष को। तो जो व्याघ्र लोमड़ी नीति है, इनके द्वारा जो नीति दी गई है, तो ये राजा को निर्देश देती है। क्या कहती है? कि शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह जो है चालाक होना चाहिए। और साध्य की, ये कहते हैं कि साधन यूज करो, कोई भी साधन यूज करो, बस राज्य का मुख्य उद्देश्य जो है शक्ति का अर्जन है, परीक्षण है एवं प्रसार करना है राज्य का, यानी कि राज्य का आधार शक्ति है, ऐसा ये मानते हैं। और कहते हैं कोई भी साधन यूज करो, साध्य की सफलता साधन को सफल बना देगी, यानी कि पवित्र बना देगी, ऐसा ये बोलते हैं। और ये कहते हैं कि जब सारे साधन विफल हो जाएं तो धर्म का सहारा ले लो, क्योंकि धर्म लोगों को पंगु बना देता है। ऐसी ये बातें करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्या कह रहा है कि मैकियावली समर्थन करता है लोकतंत्र का, गणतंत्र का, संविधान की सर्वोच्चता का, या फिर निरंकुश राजतंत्र का। तो ये समर्थन जो करते हैं निरंकुश राजतंत्र का करते हैं। पहले वैसे ये जो है लोकतंत्र का समर्थन करते थे, लेकिन इटली की परिस्थितियों को देख करके निरंकुश राजतंत्र का इन्होंने समर्थन किया। जब ये जगह जगह गए तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ जनता ईमानदार है वहाँ लोकतंत्र है, और जहाँ जनता जो है बिगड़ी हुई है, चरित्रहीन है, बेईमान है, वहाँ निरंकुश राजतंत्र है। तो इटली की जो है उस समय स्थिति ठीक नहीं थी, तो और इटली के मानो जो वहाँ के लोग थे उनका भी इतना उच्च चरित्र नहीं था, तो इसलिए उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन कर दिया था। और इसका समर्थन मिलता कहाँ है? तो प्रिंस में मिलता है। जब प्रिंस को आप देखेंगे तो उसमें मिलता है किसका? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन मिलता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैकियावली राज्य को साधन मानता है, साध्य मानता है, कभी साधन एवं कभी साध्य मानता है, या सीमित शक्ति देता है। तो इन्होंने जो है साध्य माना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये कहते भी हैं कि साधन जो क्या उचित है क्या अनुचित है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, केंद्रित राज्य की सुरक्षा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मैकियावली कितनी बार राजदूत के रूप में नियुक्त हुए? तो ये 23 बार हुए थे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये 23 बार यूरोप के विभिन्न देशों में राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, मैकियावली को कहाँ का अरस्तु कहा जाता है? अरस्तु कहाँ का कहा जाता है? इटली का, फ्लोरेंस का, नेपल्स का, मिलान का। तो मैकियावली कहाँ के थे? इटली के थे, तो इटली का अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु यूनान के थे, लेकिन क्योंकि ये मैकियावली इटली के थे तो इनको इटली का अरस्तु बोला गया, यानी कि अरस्तु की पदवी इनको दी। और इनको ये चाणक्य की भी संज्ञा दी जाती है। तो जो भारतीय राजनीतिक चिंतक चाणक्य हैं उनसे भी इनकी तुलना की जाती है। मैकियावली की तुलना भारत के किस राजनीतिक से होती है? तो ये कौटिल्य से होती है। चाणक्य कह लें, कौटिल्य कह लें, विश्वगुप्त कह लें, इनके ये सब नाम हैं, तो कौटिल्य से होती है इनकी तुलना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मैकियावली को जनक कहा जाता है राजनीति विज्ञान का, नीति शास्त्र का, दार्शनिक राजनीति विज्ञान का, आधुनिक राजनीति विज्ञान का। तो इनको जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है मैकियावली को। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे अरस्तु। और दार्शनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे प्लेटो। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक हो जाएंगे मैकियावली। तो ये तीनों जो हैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें
अंतर है और आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो वहाँ पर गड़बड़ करेंगे पेपर में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डी यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला है मैकियावेली के अनुसार राज्य का आधार है नैतिकता, इच्छा, शक्ति, जनमत। तो मैकियावेली का अनुसार जो है राज्य का आधार क्या है, शक्ति है। तो ये इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ से कि मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत के समर्थक हैं। तो क्योंकि इन्होंने शक्ति को इतना महत्व दिया है तो राज्य की उत्पत्ति की शक्ति का सिद्धांत जो है उसी के समर्थक माने जाएंगे ये। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। कौन सा विचारक किस चीज़ पे जोर दे रहा, कौन सा विचारक किस चीज़ को समर्थित कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग उसको दूसरी चीज़ से रिलेट किया जा सकता है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और कहीं कहीं पर मैंने देखा भी है। तो इसको जो है आप वहाँ से रिलेट करेंगे। ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो शक्ति का सिद्धांत है उसके समर्थक मैकियावेली माने जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकियावेली के अनुसार राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, व्यक्ति की सुरक्षा सर्वोपरि है, धर्म की सुरक्षा सर्वोपरि है, दुर्ग की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो भाई मैकियावेली के अनुसार राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, साधन कैसे भी हो अपना लो, बस जो है ये राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए। उचित और अनुचित के बारे में बिल्कुल ख्याल मत करो। अनैतिक साधन है वो भी अपना लो, बस राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए। साधन अपने आप जो है स्वतः ही जब ये साध्य सफल हो जाएगा तो साधन अपने आप जो है क्या हो जाएंगे, पवित्र माने जाएंगे, ऐसा ये बोलते हैं। और फिर कहते हैं जब सारे साधन विफल हो जाएं तो धर्म का सहारा ले लो, क्योंकि धर्म लोगों को पंगु बना देता है, यानी कि धर्म से लोग विवश हो जाते हैं, उसका सहारा ले लो। और इसी बात पर इनकी आलोचना की गई है, क्योंकि एक तो ये जो है ये धर्म को राजनीति से अलग करते हैं, यानी कि ये राजा को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश देते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राजा जो है धर्मनिरपेक्ष रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जब सारे साधन विफल हो जाएं तो धर्म का सहारा ले लो। और इसी बात पर जो है इनकी आलोचना होती है कि ये जो है डुअल फेस या डुअल चरित्र के इंसान हैं। तो इस बात पे इनकी जो है आलोचना भी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब सारे साधन विफल हो जाएं तो किसका सहारा लेना चाहिए, हथियारों का, कूटनीति का, राजनीति का, धर्म का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, धर्म का। मैकियावेली के केस में ये सही रहेगा। और ये कहते हैं कि जो मैकियावेली ये कहते हैं कि जो धर्मवीर पुरुष होते हैं ये स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं, चोट खा लेते हैं लेकिन बदला नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं ये बदला नहीं लेंगे, चोट खा लेंगे, बदला नहीं लेंगे। तो जब सारे साधन विफल हो जाएं तो धर्म का सहारा लेकर के इनको जो है मतलब बस में कर लो, या इनके ऊपर अपना जो भी है जो भी करवाना चाहते हो वो करवा लो, धर्म का सहारा ले लो। कहते हैं कि राजा को काम है, राजा का काम है आम खाना, गुठलियाँ गिनना इनका काम नहीं है। ये सारी बातें इन्होंने राजा के बारे में कही हैं। ठीक है, तो इनको ओरली सुन लीजिए। मैकियावेली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धर्मवीर किसकी लालसा में लगे रहते हैं, धन की, पद की, स्वर्ग की, उपर्युक्त सभी। तो धर्मवीर पुरुष जो होते हैं वो स्वर्ग की लालसा में लगे रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। मैकियावेली ने राजा को निर्देश किस पुस्तक में दिए हैं, तो किस पुस्तक में दिए हैं राजा को निर्देश इन्होंने, तो ये द प्रिंस इसी में दिए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में हमने अभी भी बात की थी, इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो कहाँ के लोग ईमानदार होते हैं, कहाँ के बेईमान होते हैं। ईमानदार लोगों के साथ जो है लोकतंत्र स्थापित किया जाता है, बेईमान जो चरित्रहीन लोग होते हैं वहाँ पे राजतंत्र स्थापित होता है। तो ये बातें इन्होंने डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में कही हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्ट ऑफ वॉर में इन्होंने वार के बारे में बताया है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, तो ये फ्लोरेंस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कौटिल्य को, मनु को, मैकियावेली को या मिल को। तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक मैकियावेली को ही कहा जाता है। अभी भी हमने बात की थी, क्योंकि इन्होंने जो है राजनीति विज्ञान को धर्मनिरपेक्ष बनाया, राजनीति विज्ञान को धर्मनिरपेक्ष बनाया था इन्होंने, इसीलिए इनको धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान को धर्मनिरपेक्ष बनाया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैकियावेली।
मैकियावेली को धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान को धर्मनिरपेक्ष बनाया था। इनके बारे में जो है थोड़े से और फैक्ट देख लीजिए कि उपयोगितावाद को इन्होंने क्या है, सभी सुखों को बढ़ावा देने का जो है एक साधन समझा है और किसी को नुकसान न पहुँचे, यही इनके लिए उपयोगिता है। उपयोगितावाद यही है इनके लिए कि सभी के सुखों को बढ़ावा हो और किसी को नुकसान न पहुँचे। और ये कहते हैं संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रात बनना ज़्यादा बेटर है। तो क्या कहते हैं, संतुष्ट सूअर की अपेक्षा क्या बनना, असंतुष्ट शुक्रात बनना क्या है, अधिक अच्छा है, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनका कथन है, किसका, ये मिल महोदय का कथन है। मिल महोदय का कथन है, यहाँ मिल के विचार हम देख रहे हैं, तो ये मिल महोदय के कथन है। तो ये जो है मिल महोदय को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं दूसरे कलर से। और मिल महोदय को किसने कहा है, तर्कवाद का संत कहा गया है। मिल को क्या कहा गया है, तर्कवाद का संत कहा गया है। तर्कवाद का संत कहा गया है। किसने कहा है ये, तो जो विलियम ग्लैडस्टोन है इन्होंने बोला है। ग्लैडस्टोन इन्होंने बोला है। ठीक है, और आत्मपरक या ये परात्मपरक आचरण के विभेद जो है इनके द्वारा किया गया है। तो ये वही है जो हमेशा हमने पढ़ा है, जो स्वपरक कार्य और अन्य परक कार्य, तो उसी को दूसरे रूप में भी दे सकते हैं, आत्मपरक और परात्मपरक। आत्मपरक सिर्फ वर्डों को चेंज कर रहे हैं, आत्मपरक और परात्मपरक कार्य तो वही है, स्वसंबंधी कार्य और अन्य संबंधी कार्य। इन्होंने कार्य को दो भागों में डिवाइड किया था। स्वसंबंधी कार्य पे जो है राज्य क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अन्य संबंधी जो कार्य होंगे उन पे राज्य हस्तक्षेप करेगा। तो ये मिल महोदय के विचार हम देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वही देख रहे हैं हम। ठीक है, और रूसो के बारे में थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, रूसो के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। रूसो क्या कहते हैं, रूसो जो है इनके लिए असमानता प्राकृतिक है। रूसो के लिए क्या है, असमानता प्राकृतिक है। ये टर्म ऐसे ही आते हैं, बस उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। असमानता इनके लिए प्राकृतिक है और इन्होंने स्वतंत्रता को सामूहिक उद्यम के रूप में जाना है। ठीक है, क्या है, स्वतंत्रता क्या है इनके लिए, सामूहिक उद्यम के रूप में माना है इसको। सामूहिक उद्यम के रूप में इसको माना है। इन्होंने। ठीक है, और जो इनकी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है तो वो उसकी अभिव्यक्ति को जो कानून माना है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति क्या है, कानून है। ये रूसो के बारे में बात है। रूसो की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति क्या है, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप ऐसे ही मेमोराइज कर लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो जो सामान्य इच्छा की इनकी अभिव्यक्ति है उसे क्या माना है इन्होंने, कानून माना है। कानून को क्या माना है, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति माना है। रूसो को लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रूसो जो है लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक इनको माना जाता है। दोनों का दार्शनिक माना जाता है। अब हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे हॉब्स के बारे में। हॉब्स का जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको देखेंगे। स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित किया है किसने, हॉब्स ने। स्वतंत्रता
स्वतंत्रता क्या है? कानूनों की चुप्पी, कानूनों की चुप्पी के रूप में जो है इन्होंने परिभाषित किया है। और इनके बारे में जो स्पिनोजा क्या कहते हैं, काफ़ी फेमस कथन है, बार बार टीजीटी पीजीटी में आता भी है। स्पिनोजा क्या कहते हैं कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। तो ये इनका सेंटेंस है हॉब्स के बारे में। हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य कभी मानव जो है कभी नहीं हो सकता, मनुष्य कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखेंगे हम थोड़ा सा, अब यहाँ पर मार्क्स के बारे में देखेंगे। मार्क्स, इनके बारे में देख लेते हैं क्या कहते हैं। जो परायेपन की संकल्पना है, परायेपन की सिद्धांत दिया है, जो परायेपन, इसी से आप समझ लीजिए। तो ये किस बुक में दिया गया? ये कई बार पीजीटी में और टीजीटी में पूछा गया है। तो जो परायेपन की संकल्पना है, ये द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट जो इनकी बुक है उसमें दिया गया है। द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में जो है ये दिया गया है। ये परायेपन की संकल्पना जो है इसी बुक में दी गई है। ठीक है। और ये कहते हैं कि अब तक के जो समाज का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो ये जो है किसके द्वारा? मार्क्स द्वारा कहा गया है, बहुत फेमस है, सबको पता है। लेकिन ये किस बुक में कहा गया है ये देख लीजिए। ये तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा गया है। देख लेते हैं यहाँ पर, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अगर आप इसको समझ लीजिए, कंप्लीट हो गया। तो ये दिया गया है किसमें? ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया गया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये दिया गया। तो ये देख लीजिए, ये परायेपन का सिद्धांत किस में दिया गया है? तो ये इसमें दिया गया है। और ये जो वाक्य है मार्क्स द्वारा कहा गया, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ से देख लेते हैं, जो रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये लॉक की पुस्तक है। रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये किसकी पुस्तक है? ये आती कब है? सबसे पहले ये देख लीजिए, 1695 में आती है। और ये जो है किसकी पुस्तक है? लॉक की है। ये जो है लॉक की पुस्तक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमने दे दिया। ये मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखने की कोशिश की है। और आई थिंक यहाँ से क्या है, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे यदि आपने मुझे पूरी तरह फॉलो किया, यानी कि जो मैं लिख रही हूँ और साथ में हर चीज़ लिख नहीं सकते हैं तो बोल भी रही हूँ, तो वो सारी चीज़ों को यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपको यहाँ से आपका जो वेस्टर्न थिंकर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और यदि आप अपना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन देते हुए जो हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हम आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। क्योंकि होता ही यही है कि यदि आप गाड़ी में फ्यूल नहीं डालेंगे तो वो खड़ी हो जाएगी, कब तक चलेगी। तो फ्यूल डालते रहना चाहिए। जो भी आप
साधन यूज कर रहे हैं उसमें फ्यूल डालना जो है आपका काम होता है, नहीं डालेंगे तो वो खड़ी हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझाना था कि यदि कभी कभी हमें भी जो है डिमोटिवेट फील होता है तो फिर मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, आपके लाइक से, आपके कमेंट्स से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके जितना शेयर करते हैं अपने दोस्तों में, व्यूज़ बढ़ते हैं, हमारे व्यूवर्स बढ़ते हैं, इन सब से हमें मोटिवेशन मिलता है, यहीं से यही हमारा फ्यूल है। तो इन सब में कमी मत कीजिए, अच्छा अच्छा कंटेंट मैं तभी देने में सक्षम हो पाऊँगी। तो आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक में कल, और सुबह जो है आपकी 10 बजे लाइव सेशन चलता है, उसमें भी हम बिहार स्टेट का ही दे रहे हैं अभी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो अभी सारी वीडियोस बिहार स्टेट से संबंधित ही जा रही हैं, पूरे टॉपिक बिहार ओरिएंटेड एग्ज़ाम से हैं, यानी कि बिहार का एग्ज़ाम जो है स्टेट है उससे ओरिएंटेड हैं। तो कहीं इधर उधर का कोई टॉपिक जो है इसमें मिक्स नहीं करती हूँ मैं, पूरा ओरिएंटेड है। तो आप 10 बजे भी आकर के ज्वाइन करें उसको, और शाम को भी एक वीडियो जाता है, 2 वीडियो तो श्योरली निकलते ही निकलते हैं, साथ में ये ज़रूरत पड़ी तो और भी जाएंगे। इसके लिए आप क्या करें कि नोटिफिकेशन को जो है ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे सारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। ये सभी आपके लिए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी एफर्ट के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चन मैं चूज करके इनको लाती हूँ और तब फिर आपको देती हूँ। ऐसा ही मैंने MP सेट में किया था, तो मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन ही बाहर गए थे, और सारे जो है मेरे कराए हुए आए थे क्वेश्चंस। पूरा पेपर MP सेट का बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग छपा हुआ था। वो 8-10 क्वेश्चन मुश्किल से थे वहाँ पर, जो कि शायद मैंने नहीं, मुझे याद नहीं था कराए नहीं कराए, तो मैं उनका क्रेडिट नहीं लूँगी। अदरवाइज़ पूरा पेपर में जो है मैंने कराया था, और वो भी 15-20 दिनों के अंदर ही करवाया था, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने दी थी। तो यदि आप मुझे फॉलो करेंगे अच्छे से, जो भी टॉपिक मैं दे रही हूँ, तो आपको निश्चित रूप से श्योरली है कि आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।